Hello friends, I am Anand Sridharam and welcome to Republica Sridharam YouTube channel. Republica Sridharam YouTube channel is working under the aegis of Republica Online University. आज हम लोग देखेंगे कि यूपीएससी का एक बहुत बड़ी वैकेंसी आई है 421 पोस्ट के लिए, और यह पोस्ट है इन्फोर्समेंट ऑफिसर का, अकाउंट ऑफिसर का पोस्ट है। और यह जो पोस्ट है, यह जो नियुक्तियां होगी यूपीएससी के द्वारा, यह मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के तहत होगा। और इसमें ईपीएफओ, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, उसके लिए यह किया जाएगा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के तहत आता है। ठीक है, तो यह एक बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, यह जो वैकेंसी आई है, और इसमें ग्रेजुएशन होना जरूरी है। इसलिए कोई भी ग्रेजुएट व्यक्ति भर सकता है, चाहे वह आर्ट्स स्ट्रीम का हो, साइंस स्ट्रीम का हो, या कॉमर्स स्ट्रीम का हो, एमबीए किया हो, लॉ बैकग्राउंड का हो, तो सबके लिए, चाहे वह एसएससी की तैयारी करता हो या फिर आईएएस पीसीएस की तैयारी करता हो, तो सबके लिए एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी के रूप में यह आया है। यह हर एक साल नहीं आता है, यह पिछली बार 2017 में आया था और उस समय पोस्ट केवल 257 था। इस बार पूरे 421 पोस्ट है, तो पूरे 164 पोस्ट ज़्यादा है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। संभवतः इतना ज़्यादा नहीं आया था कभी, और आगे आएगा नहीं आएगा। तो आज हम लोग की जो मुख्य मुद्दा है वह है कि एक इन्फोर्समेंट ऑफिसर का या अकाउंट ऑफिसर का क्या काम है, क्या ड्यूटीज है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उसको हम लोग देखें। ठीक है, बाद बाकी इस एग्ज़ाम का क्या सिलेबस है, क्या एज वगैरह है, इसमें क्राइटेरिया है, वो सब हम दूसरे क्लास में डिस्कशन करेंगे। लेकिन इम्पॉर्टेंट है कि किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए या फिर आप फॉर्म भरते हैं तो उसके बारे में डिटेल जानकारी हो, या आपके इंटरव्यू के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। साथ ही यह आपको मोटिवेट करता है कि हमें इस पोस्ट को एनी हाउ पाना है, यह इतना इम्पॉर्टेंट है। निश्चित रूप से यूपीएससी इट इज़ दी वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट इन द वर्ल्ड, या इन इंडिया कह सकते हैं। और यूपीएससी के द्वारा बहुत ही कम वैकेंसी आती है। सिविल सर्विस, एनडीए वगैरह है, असिस्टेंट कमांडेंट के अलावा यह पोस्ट भी है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या ड्यूटीज होगी अगर आप अकाउंट ऑफिसर के रूप में, अगर आप इन्फोर्समेंट ऑफिसर के रूप में आपकी बहाली होती है ईपीएफओ में, यानी कर्मचारी भविष्य निधि ऑर्गेनाइजेशन के तहत होती है। तो ठीक है, जैसा कि मतलब स्पष्ट है कि कर्मचारी भविष्य निधि ऑर्गेनाइजेशन यह एक सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी के रूप में इसकी एक एपेक्स बॉडी है। और यह जो भी ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर इंडिया में है और उसके जो कर्मचारी हैं, तो उनकी जो पेंशन होती है, भविष्य जो होती है प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट आपकी सैलरी से कुछ काट करके आपके प्रोविडेंट फंड में जमा होता है। तो प्रोविडेंट फंड का यह ट्रस्टी है, और इसी को जो प्रोविडेंट फंड आपके नाम से जमा हो रहा है, तो उसमें आप इन्फोर्समेंट ऑफिसर के रूप में उसको लागू कैसे करना है, आदि तमाम चीज़ों की जिम्मेदारी दी जाती है। तो एक एक करके हम लोग देखें कि क्या इसको जिम्मेदारी दी जाती है इन्फोर्समेंट ऑफिसर का। इन्फोर्समेंट यानी उसको लागू करना, प्रवर्तन करवाना। ठीक है, तो जो भी इन्फोर्समेंट लॉज हैं,
ठीक है, प्रोविडेंट फंड से रिलेटेड लॉज हैं, तो इन्फोर्समेंट एक्ट को लागू करवाना, ठीक है, और जो भी कंपनीज हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर की, उसके पीएफ कंप्लायंस को लागू करवाना इसका काम होता है। दूसरी महत्वपूर्ण बातें होती है कि गैदरिंग ऑफ पीएफ चार्जेज फ्रॉम कंपनी, तो इसको भी कंट्रोल करती है, मॉनिटर करती है कि उसका कलेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। साथ ही एक क्वासी जुडिशियल के रूप में भी, सिस्टम के रूप में भी काम करती है, या इंक्वायरी भी कर सकती है। साथ ही मैनेजिंग ऑफ फाइनेंस अकाउंट है, फिर उसको जो खर्चा किया जाना है यानी इन्वेस्ट किया जाना है जो उस प्रोविडेंट फंड को, ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को भी मैनेज करती है। फिर इसके अलावा सुपरविजन का भी पावर है। मान लीजिए अगर कोई प्राइवेट सेक्टर है या फिर प्राइवेट प्रोविडेंट फंड ट्रस्ट है तो उसका सुपरविजन करना, ठीक है। फिर जो फंड प्रोविडेंट फंड होता है उसका इन्वेस्टमेंट कहाँ होगा, ठीक है, इन्वेस्टमेंट को भी मैनेज करना, तो यह भी काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। साथ ही यह सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट जो होती है वह दूसरी कंट्री के साथ उसको भी देखती है, और रेसिप्रोकल लेवल पर होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि देश के कई सारे लोग देश के बाहर काम करते हैं या विदेशी संस्थाओं में काम करते हैं, तो उस लेवल पर भी यह काम करती है, यानी नेशनल के साथ साथ इंटरनेशनल वर्कर्स एम्प्लॉय के प्रोविडेंट फंड को यह देखती है, ठीक है। तो यह भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इसके अलावा कुछ और भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे पूरी की पूरी अकाउंट सेक्शन को, प्रोविडेंट फंड से रिलेटेड अकाउंट सेक्शन को देखना, इंश्योरेंस को देखना, पेंशन को देखना, रिकवरी के इशूज को देखना, फिर लीगल इशूज है इसको देखना, स्टेचुरी बॉडी के रूप में काम करना, और साथ ही स्टेचुरी एज वेल एज एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन को भी यह करती है। साथ ही इंक्वायरी की बातें मैं कर चुका हूँ। सेटलमेंट ऑफ क्लेम्स से रिलेटेड चीज़ों को भी सेटलमेंट करती है। मेंटेनेंस ऑफ कैश बुक एंड एडमिनिस्ट्रेशन, फिर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन को भी देखती है। तो ओवरऑल आप देखेंगे कि यह पूरी की पूरी ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, चाहे वह गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है या फिर पीएसयू है या फिर प्राइवेट सेक्टर में भी अगर ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है और वहाँ पर प्रोविडेंट फंड से रिलेटेड चीज़ें लागू अगर होती है तो उस कंप्लायंस को पूरा करवाना, इन्फोर्स करवाना एक इन्फोर्समेंट ऑफिसर का काम, एक अकाउंट ऑफिसर का काम होता है, ठीक है। तो ये सारी इनकी जिम्मेदारी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आपको। अच्छा, इसकी जो पोस्टिंग होती है थोड़ा सा इसको भी देखें, तो इसकी पोस्टिंग आपकी अलग अलग स्टेट्स में हो सकती है, और स्टेट्स का जो एलोकेशन होता है वह रैंक के आधार पर हो सकता है, ठीक है। पिछली बार ऐसा ही हुआ था, ठीक है। साथ ही आपका ट्रांसफ़र भी विशेष केस में हो सकता है, और स्टेट से सेंटर में तो होगा ही होगा, ठीक है। यह एक परमानेंट जॉब है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटीज़ को हमने देख लिया जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो इसके सैलरी को भी देखें। तो सैलरी के संदर्भ में यही मैं कहूँगा कि लेवल 8 इन द पे मैट्रिक्स एज पर द 7th CPC, ठीक है, और एक जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप बी के तहत उसको सैलरी दी जाती है, और साथ ही जो भी आपका DA बनता है, HRA बनता है, TA बनता है, और अदर अलाउंसेस, हाउसिंग अलाउंसेस आदि सारी चीज़ें फैसिलिटी आपको यहाँ पर मिलती है। तो कुल मिलाकर के सैलरी काफ़ी हैंडसम होता है, और आप यह मान के चलिए कि 60 से 70 हज़ार सैलरी होगी ही होगी। वह टाइम टू टाइम बहुत सारी चीज़ें उसमें ऐड होती जाती हैं, ठीक है। तो
यह तो हो गया आपका ड्यूटीज वगैरह और इसकी क्या सैलरी है और इसका पोस्टिंग है। अब पोस्टिंग के साथ ही इसकी यह जो पोस्ट है इन्फोर्समेंट ऑफिसर का और अकाउंट ऑफिसर का, तो इसमें प्रमोशन कैसे होगा और प्रमोशन किस पोस्ट के लिए होगा, इसकी हायरार्की को हम लोग थोड़ा सा देख लें। तो आपकी जो स्टार्टिंग पोस्टिंग होगी वह असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर के रूप में होगी, जिसे APFC बोलते हैं। और जब यहाँ 4 साल जब आप जॉब कर लेंगे तो फिर आपकी रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर के रूप में आपकी प्रमोशन हो जाएगी, हो सकती है, ठीक है। तो APFC से RPFC यानी असिस्टेंट से आप रीजनल लेवल पर आप आ जाएंगे, ठीक है। फिर इसके बाद जब प्रमोशन, इसमें भी RPFC 2 और 1 होता है। फिर इसके बाद जब अगला प्रमोशन आपका होगा 5 साल में प्रमोशन होता है जनरली। तो इसमें क्या होगा कि अगले लेवल पर एडिशनल सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर के रूप में आपकी अपॉइंटमेंट होगी। और इस एडिशनल सेंट्रल प्रोविडेंट फंड के रूप में भी यहाँ भी है कि ACC 2 और ACC 1 के रूप में। फिर आगे जब प्रमोशन होगा तो एडिशनल सेंट्रल प्रोविडेंट फंड हेडक्वार्टर में, ठीक है। अब हेडक्वार्टर में आप आ जाएंगे, ठीक है, HQ। फिर इसके बाद जो प्रमोशन होगा तो आप सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर तक आप पहुंचेंगे, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट पोस्ट होता है। तो कुल मिलाकर के यह जो है इन्फोर्समेंट ऑफिसर का पोस्ट, उसकी दायित्व को हम लोगों ने देखा, रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझा, ठीक है, और उसकी सैलरी को देखा, उसकी पोस्टिंग को देखा, उसके पोस्ट की हायरार्की को देखा, ठीक है। और यह जो आपका है EPFO यानी कर्मचारी भविष्य निधि ऑर्गेनाइजेशन, इट इज़ द वन ऑफ द बिगेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कह सकते हैं। साथ ही इट इज़ द बिगेस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, जो कि सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन के रूप में यह काम करती है। साथ ही जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है या फिर इसकी जो बेनिफिशरीज हैं, यह भी क्या है, सबसे ज़्यादा है। और केवल इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में सोशल सिक्योरिटी जो ऑर्गेनाइजेशन के रूप में एक सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है पूरे वर्ल्ड में, और सबसे ज़्यादा बेनिफिशरीज इससे जुड़े हुए हैं। सबसे ज़्यादा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉय, तो उससे संबंधित यह ऑर्गेनाइजेशन है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पर जाकर के आपको काफ़ी अच्छा महसूस होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, काफ़ी अट्रैक्टिव है, हैंडसम, आपकी सैलरी भी होती है, ठीक है। तो आप लोग तैयारी कीजिए, ऑल द बेस्ट। बस इस संदर्भ में एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि रिपब्लिका ऑनलाइन यूनिवर्सिटी आप सबके लिए इन सारे टॉपिक्स पर जो इसका सिलेबस है इसको कवर करते हुए आपके सामने सारी चीज़ों को फुलफ़िल करेगा, ठीक है। इसके लिए आप रिक्वेस्ट भी भेज सकते हैं। इसकी डिटेल स्टडी मटेरियल भी आपको दी जाएगी और वीडियोज भी आपके लिए अवेलेबल होगा। हो सकता है यह पेड हो, ठीक है। तो स्पेशली जो इसका जो लेबर लॉज से रिलेटेड चीज़ें हैं, इंडस्ट्रियल रिलेशन से रिलेटेड चीज़ें हैं, सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड चीज़ें हैं, जहाँ से लगभग 28-30 क्वेश्चंस होगा, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल में होता है। लगभग आप मान के चलिए 1/4 क्वेश्चन यहाँ से होता है। तो इन सब की विशेष रूप से तैयारी अकाउंट्स से रिलेटेड, जनरल अकाउंट्स एंड इट्स प्रिंसिपल से रिलेटेड टॉपिक में आपको परेशानी होती है, हो सकती है, जिनका कॉमर्स बैकग्राउंड नहीं है, तो उनको विशेष रूप से रिपब्लिका क्लास कंडक्ट करवाएगी, वीडियो क्लास के रूप में भी, साथ ही स्टडी मटेरियल के रूप में भी अवेलेबल होगा। आप इसके लिए रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, डिटेल में आप जानकारी आप ले सकते हैं। और बस यही कि आप लोग रिपब्लिका का जो ऐप है, रिपब्लिका IAS नाम से, तो इसको आप लोग इंस्टॉल कर लेंगे अपने प्ले स्टोर पर जा कर के।
जहाँ कहीं आवश्यकता होगा तो 75503875 पर आप कॉल भी कर सकते हैं, रिपब्लिका का नंबर है। ठीक है दोस्तों, तो अगले दिन हम इसके बारे में डिटेल जानकारी लेकर के कि इसका क्या सिलेबस है, कैसी तैयारी करनी चाहिए, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, हम फिर मिलते हैं। ओके बाय फ्रेंड्स, सी यू।